Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss about Newton's second law of motion, उसका मीनिंग और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले, दैट इज इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसका स्टेटमेंट देखिए. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the unbalanced external force applied on it, and it takes place in the direction of applied force. तो rate of change of momentum directly proportional to unbalanced external applied force. Okay, तो momentum का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? What is momentum? Momentum is nothing but the product of mass and velocity, right? देखिए, momentum is equal to mass into velocity. ये जनरल फॉर्मूला है ना. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. देखिए, मोमेंटम का सिंबल होता है P इज इक्वल टू मास m, वेलोसिटी के लिए हम v लेंगे. सो दिस इज मोमेंटम. यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. सो वेक्टर P इज इक्वल टू m वेक्टर v. मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. देखिए, मोमेंटम ये इम्पैक्ट है जो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. ओके, अब देखिए, फॉर एग्जांपल मास अगर हम सेम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक बुलेट है हमारे पास, है ना, गन एंड बुलेट. तो बुलेट का मास कितना होता है? 20 ग्राम, 30 ग्राम या ज्यादा से ज्यादा 40 ग्राम तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है. ओके, तो अगर दो बुलेट हम कंसिडर करते हैं और सामने यहाँ पर एक वुडन प्लैंक है. ओके, तो वुडन प्लैंक है सामने. एक कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सपोज 40 ग्राम बुलेट है. ओके, सिर्फ हाथ से फेंकेंगे उसके ऊपर, वुडन प्लैंक के ऊपर. तो वहां पर क्या होगा? देखिए, अगर हम हाथ से ऐसे फेंकते हैं तो उसकी स्पीड बहुत कम रहेगी, तो कोलाइड होगा इसके साथ और नीचे गिर जाएगी बुलेट. लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या करना है हमें? वही बुलेट जिसका मास सेम है, ओके, अब वो गन के अंदर लोड करनी है, और गन के साथ मतलब गन के अंदर लोड करने के बाद फिर फायर करनी है वुडन प्लैंक के ऊपर. तो क्या होगा इस इंपैक्ट में? वुडन प्लैंक के अंदर बुलेट पेनिट्रेट होगी स्टूडेंट. ओके, उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या होता है? मास अगर सेम लेते हम, देखिए, मास अगर सेम लेते और वेलोसिटी डिफरेंट है तो मोमेंटम का इंपैक्ट अलग अलग है ना. तो पहले केस में जब हम सिर्फ हाथ से फेंकते तो वहां पर मोमेंटम कम होगा, ओके, बिकॉज वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है. और दूसरी बार जब हम बुलेट फायर करते हैं गन के अंदर लोड करने के बाद, तो वहां पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. अगर गन से फायर करते हैं हम बुलेट तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 400 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड इतने होते हैं. ओके, तो उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो बुलेट वुडन प्लैंक के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, उसके अंदर घुस जाती है, राइट. तो मोमेंटम ये मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं. देखिए, मास अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डिफरेंट है, तो इंपैक्ट भी डिफरेंट होगा. नो, अब सेकंड केस देखते हैं हम कि अगर वेलोसिटी दोनों केस में सेम है लेकिन मास अलग अलग है, फिर भी वहां पर इंपैक्ट ज्यादा होता है. फॉर एग्जांपल देखें कि एक टेनिस बॉल है. ओके, टेनिस बॉल पता है ना आपको, येलो कलर का टेनिस बॉल, यस. और दूसरा बॉल हम लेंगे क्रिकेट बॉल, कॉर्क बॉल, जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा होता है ना. अगर हम किसी प्लेयर के पास पहले टेनिस बॉल फेंकते हैं तो टेनिस बॉल इजीली कैच कर सकता है बिकॉज उसका मास कम है और वेलोसिटी भी कम है. अब दूसरा कॉर्क बॉल है ना, पत्थर जैसा होता है. अगर वही बॉल हम उसी स्पीड से उस प्लेयर की तरफ फेंकते हैं तो कैच पकड़ लेगा, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होगा मोमेंटम का, उसको इंजरी भी हो सकती है बिकॉज उसका मास ज्यादा है. इसका मतलब अगर स्पीड हम सेम रखते हैं लेकिन मास कम ज्यादा करते हैं तो मोमेंटम भी कम ज्यादा होगा ना. सो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. ओके, तो मास और वेलोसिटी का रिजल्टेंट इंपैक्ट होता है सरफेस के ऊपर, दैट इज मोमेंटम. ओके, तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम, ओके,
और उसका जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट एट पोजीशन ए, ओके, लेट इट इज मूविंग ऑलरेडी विद इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ पर मूविंग है ऑलरेडी, ओके, और अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर उसकी स्पीड इंक्रीज होगी स्टूडेंट लेट बी पोजीशन तक, ओके, तो उसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ v इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी स्पीड इंक्रीज होगी स्टूडेंट, सो इट इज फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u। तो यहाँ से यहाँ तक सपोज टाइम t लगता है, ओके, तो हमें पता है ए बी डिस्प्लेसमेंट s होगा यहाँ पर, और इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? Whenever there is change in velocity, there is acceleration। अब यहाँ पर velocity increasing है ना, तो acceleration कैसे होगा? Increasing, that is positive acceleration होगा, right? तो हम इस एग्जांपल में rate of change of momentum निकालेंगे पहले, ओके। तो चलिए यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने के पहले यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट? u। लेट ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर m है, तो मास तो रिमेन्स सेम, ओके, थ्रू आउट द मोशन। तो इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी आई, ओके, पी आई इज इक्वल, आई सफिक्स स्टैंड फॉर इनिशियल, पी आई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इनिशियल वेलोसिटी कितने यहाँ पर u, so this is initial momentum, okay। final momentum मतलब at the position p after time t। final momentum is denoted by p of, f stand for final, तो मास तो सेम रहेगा m, और b पोजीशन तक फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? वेक्टर v, so this is final momentum। अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उससे पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, ओके। देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब वेक्टर पी एफ माइनस वेक्टर पी आई, ओके। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर डी वेक्टर पी से ऐसे डिनोट करेंगे, dB मतलब चेंज इन मोमेंटम, ओके, इज इक्वल, देखिए फाइनल मोमेंटम के लिए फॉर्मूला m v माइनस इनिशियल मोमेंटम के लिए फॉर्मूला m u, राइट। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम। नाउ देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है यहाँ पर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होगा? देखिए रेट ऑफ चेंज of momentum, rate of change of momentum, okay, that means dp by dt, टाइम से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको, okay, dp by dt, that is rate of change of momentum। तो चलिए dp का मतलब क्या होगा? mv माइनस mu डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो यहाँ पर t की जगह पर हम dt टाइम ले सकते हैं, in time duration dt, it moves from a to b, so this gives rate of change of momentum। अब हमने rate of change of momentum of the body निकाला है, okay। now देखिए the rate of change of momentum of body is directly proportional to the unbalanced external applied force। now this force is unbalanced, unbalanced का मतलब आपको क्लियर है ना? unbalanced force की वजह से rest objects मूविंग होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर उसकी डायरेक्शन है, दोनों में भी चेंजेस होता है। तो इतने सारे इफेक्ट्स किसकी वजह से होते हैं? अनबैलेंस फोर्स की वजह से, राइट। तो ये अनबैलेंस फोर्स है ना, तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने की वजह से इनिशियल वेलोसिटी u becomes फाइनल वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी में चेंजेस आ गए, इंक्रीज हो गई यहाँ पर वेलोसिटी, सो दिस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ओके। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। हमारे पास अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स कितना है? यहाँ पर F है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, जो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है दैट इज F
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहां पर क्या होगा, dp बाय dt, करेक्ट। So this is mathematical statement of Newton's second law of motion। देखिए, rate of change of momentum directly proportional to unbalanced external applied force। Okay, no, अब इसको कंप्लीट करते हैं हम। वेक्टर F इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल साइन निकालने के बाद हम कांस्टेंट लेते हैं। सपोज यहाँ पर कांस्टेंट है K, ओके, इनटू dp बाय dt। नो, कांस्टेंट K, व्हाट इज dp बाय dt, यहाँ पर देखिए dp बाय dt दैट इज mv, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं mv माइनस mu डिवाइडेड बाय dt, राइट। नाउ वेक्टर F इज इक्वल टू K, अब यहाँ से m कॉमन निकाल सकते हैं। m इन ब्रैकेट क्या रहेगा, वेक्टर v माइनस वेक्टर u डिवाइडेड बाय dt, राइट। नो, देखिए यहाँ पर वेक्टर F इज इक्वल टू K इंटू m इंटू, ओके। अब v माइनस u का मतलब क्या होगा, व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी माइनस u इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। सो दिस शोज द चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे dv बाय dt, ओके। तो F इज इक्वल टू Km, what is dv by dt, that is rate of change of velocity। Now we know that whenever there is change in velocity there is acceleration। So acceleration की definition क्या है, the rate of change of velocity is known as acceleration। तो यहाँ पर इसको हम a से डिनोट करते हैं, ओके, वेक्टर a, राइट। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड, F इज इक्वल टू Kma, ओके। अब सपोज यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम है, देखिए F इज इक्वल टू 1 kg, यूनिट वैल्यूज लेते हैं, ओके, यूनिट वैल्यूज लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और एक्सेलरेशन भी यहाँ पर होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो ये इतने सारे यहाँ पर वैल्यूज रखने के बाद k की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट, 1 आती है। सो कांस्टेंट k की वैल्यू होगी 1, राइट। तो ये फार्मूला क्या होगा, देयरफॉर F इज इक्वल टू ma। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, ओके, एंड लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन इज नोन एज फोर्स इक्वेशन। This is force equation in magnitude form। तो force is equal to mass into acceleration, ये फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट हमें। अगर k की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो इन द वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर F is equal to m वेक्टर a। This is the force equation in forms of vector, okay। तो यहाँ पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज इन मैग्नेट फॉर्म, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज फोर्स इक्वेशन, ओके। तो इस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के आधार पर हमने फोर्स इक्वेशन ऑब्टेन किया है स्टूडेंट। क्लियर यहाँ तक? चलिए स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर F इज इक्वल टू ma, इस फॉर्मूले से देखिए F इज इक्वल टू ma। तो यूनिट ऑफ फोर्स ऐसा यूनिट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज नोन एज 1 न्यूटन, ओके। सो SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर SI यूनिट क्या क्या होंगे, न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 1 न्यूटन, ओके। एक्चुअल में फोर्स का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट द न्यूटन, ओके, न्यूटन डिस्कवर्ड द फोर्स कॉन्सेप्ट, इसलिए यहाँ पर 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, ओके। 1 न्यूटन फोर्स हम
कब कहेंगे यहाँ पर? देखिए इस एग्जांपल के अंदर अगर इस ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है, मास कितना होगा? 1 किलोग्राम। ओके, और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होता है, ओके, तो इसके ऊपर जितना भी फोर्स अप्लाई हुआ है दैट इज नोन एज 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन क्या करेंगे हम? देखिए, the force applied on the object is said to be 1 Newton. Okay, देखिए फिर से, the force applied on object of mass 1 kilogram is said to be 1 Newton if it produces acceleration of 1 meter per second square in it. अगर 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है? 1 न्यूटन। सिंपल है ना? ओके, तो ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम वेक्टर ए। ओके, तो देखिए एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम इंटू डीवी बाय dt। ओके, देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? यहां पर लिखा हमने एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मतलब dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d dt ऑफ m इंटू v। अगर m डेरिवेटिव के अंदर लाते हैं तो ये इक्वेशन होगा ना। अब देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। जैसे इस एग्जांपल में मास हमने कांस्टेंट रखा है, मास कैसा है? यहाँ पर कांस्टेंट है ना। ए पोजीशन पर मास 1 किलोग्राम है, तो बी पोजीशन पर भी इस ऑब्जेक्ट का मास 1 ही किलोग्राम रहेगा। तो मास यहाँ पर कांस्टेंट है, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज होता है। ओके, अब देखिए मास भी यहाँ पर वेरिएबल हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी कौन सी है। नंबर 1, अगर हम इसको डेरिवेट करते हैं, देखिए वेक्टर एफ इज इक्वल टू d dt ऑफ m v, मतलब अगर दो फंक्शंस लेते हैं यहाँ पर, m वेरिएबल है और v भी यहाँ पर वेरिएबल है। ओके, तो दो फंक्शंस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? तो देखिए फर्स्ट टर्म मतलब m इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म एज इट इज यहाँ पर लेते हैं v इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज dm बाय dt। देखिए कौन सी स्पेशल कंडीशन हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि अगर मास भी वेरिएबल है, उसका एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर। ओके, मास भी वेरिएबल और वेलोसिटी भी चेंजिंग है, तब इन दोनों का डेरिवेटिव हमें लेना होगा। ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो अगर मल्टीप्लिकेशंस में है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस आधार पर इसका डेरिवेटिव हमने लिया है स्टूडेंट। तो दो कंडीशंस कौन सी होगी? नंबर 1, इफ m इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट मतलब मास कांस्टेंट है। ओके, अगर मास कांस्टेंट है यहाँ पर तो dm बाय dt की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 0 होगी ना, बिकॉज अगर हम m कांस्टेंट रखते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? 0 होता है। तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर? वेक्टर f इज इक्वल टू m dv बाय dt, राइट, और वेक्टर f इज इक्वल टू m dv बाय dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है हमें, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्टेन किया है, बिकॉज ये कंडीशन में क्या होता है? मास रिमेन्स कांस्टेंट ना, मास चेंज नहीं होता है। तो मास अगर कांस्टेंट लेते हैं तो dm बाय dt की वैल्यू 0 होगी, तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी स्टूडेंट। तो यही आएगा, मतलब f इज इक्वल टू m, फोर्थ इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन देखिए, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है। ओके, एंड मास इज वेरिएबल, मास इज वेरिएबल, तब क्या होगा स्टूडेंट? तो dv बाय dt ये 0 हो जाएगा ना, बिकॉज अगर v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा।
ओके, और मास वेरिएबल है तो dm by dt जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स dm by dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तब क्या होगा देखिए, dv by dt अगर जीरो है तो ये फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी ना, तो f के लिए इक्वेशन क्या आएगा, f वेक्टर f इज इक्वल टू v इनटू dm by dt, ये इक्वेशन आएगा स्टूडेंट। ओके, देखिए ये इक्वेशन कब यूज करना है हमें, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन मास चेंजिंग है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए प्रोपोर्शन ऑफ रॉकेट, ओके, प्रोजेक्शन ऑफ रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें क्या होता है, जो टेल ऑफ द रॉकेट होता है उसके अंदर फ्यूल भरा होता है ना, फ्यूल भरा होता है। नाउ व्हेन फ्यूल इज इग्नाइटेड तो हॉट गैसेस कम आउट, हॉट गैसेस बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो हॉट गैसेस बाहर की तरफ आते हैं मतलब यहाँ पर बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, तो रेट ऑफ बर्निंग क्या होता है, dm by dt। अगर एक सेकंड के अंदर 10 ग्राम फ्यूल यहाँ पर बर्न होता है तो क्या होगा, 10 ग्राम पर सेकंड ये dm by dt की वैल्यू हो जाती है, बराबर। एक सेकंड में 10 ग्राम फ्यूल बर्न होता है। अब अगर यहाँ पर फ्यूल बर्न होता है तो हॉट गैसेस इजेक्ट आउट, तो ये एक्शन फोर्स होगा ना, और रिएक्शन फोर्स की वजह से ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव होता है। तो देखिए जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ मूव होता है, हर एक सेकंड के बाद 10 ग्राम फ्यूल वहां पर बर्न होगा, बर्न आउट होगा, तो इसका मास यहाँ पर कम हो रहा है ना, एक सेकंड के अंदर 10 ग्राम अगर मास कम हो जाता है तो 1 आवर में देखिए कितना मास कम होगा, 2 आवर में देखिए कितना मास कम होगा। ओके, तो इस तरह से मास ऑफ द फ्यूल यहाँ पर कम हो जाएगा, इसका मतलब रिजल्टेंट मास ऑफ द रॉकेट भी यहाँ पर डिक्रीजिंग है ना, सो दैट द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो इस कंडीशन में फिर ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है प्रोपोर्शन ऑफ रॉकेट में। या फिर कन्वेयर बेल्ट देखिए, ओके, कन्वेयर बेल्ट इसमें क्या होता है, देखिए डिवाइडर पर पेड़ लगाते हुए, है ना, अब उसको वाटरिंग करना है तो एक ट्रॉली होती है, उसके ऊपर एक वाटर टैंक रखा होता है, ओके, और ट्रॉली और जो ट्रक होता है दैट इज मूविंग कॉन्स्टेंटली, राइट, और उसके साथ साथ एक पर्सन क्या करता है, एक व्यक्ति वहां पर पाइप पकड़ते हुए वाटरिंग करता है। तो जैसे जैसे वाटर यहाँ पर जाएगा, ओके, तो यहाँ पर मास कम होते जाएगा ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट लेकिन मास ऑफ द सिस्टम गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो दैट इज कन्वेयर बेल्ट। या फिर इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, ओके। तो ऐसे एग्जांपल जिसमें मास वेरिएबल है आइदर डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग, लेकिन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है तो ये फार्मूला वहां उस कंडीशन में हमें यूज करना है स्टूडेंट, राइट। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। अगर किसी एग्जांपल में देखिए कि अगर मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है तो फिर ये फार्मूला यूज करना है, जनरल फार्मूला, दैट इज वेक्टर f इज इक्वल टू m dv by dt प्लस v dm by dt। तो यहाँ पर dv by dt मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और dm by dt मतलब मास में भी चेंज होता है। अगर दोनों में चेंज होता है तो ये फार्मूला, अगर सिर्फ वेलोसिटी में चेंज होता है और मास कांस्टेंट रहता है जैसे हमने ये डिस्कस किया है तो ये फार्मूला यूज करना है स्टूडेंट, ओके। अगर मास वेरिएबल है वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये कंडीशंस। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए मोमेंटम सिंबल होता है p इज इक्वल टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सिंबल लेते हैं E हम, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी शॉर्टली हम के से डिनोट करते हैं, जनरल एनर्जी इसलिए E से। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, ओके। तो देखिए जहां पर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट को ऑन अकाउंट्स ऑफ इट्स मोशन द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट पजेस व्हिच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब मोमेंटम है मतलब काइनेटिक एनर्जी, और जिस ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी उसको मोमेंटम रहेगा ना, बिकॉज मूविंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मोमेंटम होगा, उसी तरह से ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन द पार्टिकल पजेस काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है ये यहाँ पर शॉर्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम
यम से डिवाइड और यम से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय यम, और ये बाकी यम वी स्क्वायर एज इट इज। तो 1/2m, 2 इंटू यम 2m हो जाएगा, यम इंटू यम स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट। तो E इज इक्वल टू 1/2m इंटू, अब यम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम यम वी ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर, दैट इज 1/2m इंटू, अब यम वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम, इसको हम p स्क्वायर लिखेंगे, राइट। सो E इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, ये इक्वेशन ऑप्टेन होता है ना, या फिर p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, इस दोनों का प्रोडक्ट, राइट स्टूडेंट, या फिर p इज इक्वल टू रूट 2me, रूट 2me। सो दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी। देखिए मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर E का मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके बाद और एक क्वांटिटी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, दैट इज इम्पल्स। ये पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है, ओके। देखिए इम्पल्स का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो ये टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है स्टूडेंट, टाइम ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट होता है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो इट इज मेजर ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फॉर और इन द स्मॉल ड्यूरेशन। देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पर एक्ट होता है फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट इंपैक्ट ऑफ फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इज नोन एज इम्पल्स। तो इसलिए इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम। देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन देखिए, वेक्टर F इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट mv माइनस mu बाय dt, राइट। तो k की वैल्यू तो 1 होती है ना, k की वैल्यू 1 होती है, तो यही इक्वेशन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए वेक्टर F इज इक्वल टू उसके पहले देखिए हम इसका सिंबल लिखते हैं यहाँ पर, इम्पल्स का सिंबल होता है वेक्टर J, यानी जर्क, इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, इज इक्वल टू वेक्टर F इनटू dt, ये इसका फॉर्मूला है। और मैग्नेटिक फॉर्म में क्या होगा, J इज इक्वल टू F इनटू dt, ओके। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन देखिए k की वैल्यू तो 1 है, तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वेक्टर F इज इक्वल टू mv माइनस mu डिवाइडेड बाय dt। dt का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u से बदलकर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, ओके, तो ये फोर्स यहाँ पर उतना एक्ट होता है उसके ऊपर। तो अगर ये dt इधर लाते हैं, देखिए वेक्टर F, ओके, इनटू dt इज इक्वल टू mv माइनस mu। तो वेक्टर F इनटू dt का मतलब क्या होता है, इम्पल्स। तो दिस प्रोडक्ट गिव्स इम्पल्स, एंड यहाँ पर अलग से और एक फॉर्मूला मिलेगा हमें, mv माइनस mu, है ना, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला आप देखिए कि वेक्टर F डॉट वेक्टर, ओके, देखिए वेक्टर F इनटू dt का मतलब क्या होगा, इम्पल्स, दैट इज वेक्टर J, इसका मतलब क्या होता है, इम्पल्स, ओके। एंड mv माइनस mu, इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो आप ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर, ये इतना पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। इम्पल्स दैट इज J इज इक्वल टू F इनटू dt, दैट इज mv माइनस mu चेंज इन मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम का मतलब ही क्या होगा, इम्पल्स होता है, ओके। तो इसका SI यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, SI यूनिट
इज, जो मोमेंटम का यूनिट होगा और जो मोमेंटम के डायमेंशंस होगी वही डायमेंशंस और ऐसा यूनिट इंपल्स के भी होंगे, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम देखिए F इंटू डी टी, तो F का यूनिट क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, इंटू डी टी, इंटू अगर सेकंड लिखते तो एक यस सेकंड यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या होगा फिर यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम, ओके। या फिर देखिए फ्रॉम दिस फार्मूला न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन, ओके, और टाइम सेकंड, मतलब इम्पल्स के दो यूनिट्स आ गए यहाँ पर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड, राइट। तो ये इसके एसआई यूनिट होंगे। नो, इम्पल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन ड्यूरेशन कैसा होगा, बहुत ही कम होगा, ओके। तो देखिए अगर यहाँ पर नेल है और उसके ऊपर हम हैमर हिट करते हैं तो उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि नेल वॉल के अंदर पेनेट्रेट हो जाती है ना, दैट इज इंपल्स, ओके। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके, एक्ट करते हैं तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, तो मेजर ऑफ फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इज नथिंग बट इंपल्स। तो आप इतना ध्यान रखिए कि इंपल्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ओके। देखिए अगर फाइनाइट टाइम के लिए अगर हम फोर्स वेरिएबल फोर्स अप्लाई करते हैं, वेरिएबल फोर्स अगर फाइनाइट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2 और वेरिएबल फोर्स है, तो वहां पर इंपल्स क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इंपल्स के लिए फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन t1 टू t2 f इंटू डी टी, ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, मतलब वहां पर इंटीग्रेशन हमें लेना होगा, है ना। अगर फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन है t1 टू t2, अगर 2 सेकंड, ओके, 5 सेकंड तक हमने वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया और उस वेरिएबल फोर्स का इक्वेशन दिया इन टर्म्स ऑफ टाइम t, तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करके हम इंपल्स यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है और फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम एक्ट होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, ओके। अगर टाइम ड्यूरेशन फाइनाइट है और वहां पर वेरिएबल फोर्स एक्ट हो रहा है फ्रॉम t1 टू t2 सेकंड तक और उसका इक्वेशन भी दिया है, तो इस कंडीशन में फिर इंपल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन का। अब ये पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल्स में क्लियर होंगे स्टूडेंट, राइट।